रूस के अंदर एक भारतीय महिला जो काम से करीबन रात को 12:30 या 1 का टाइम होगा अपने घर जा रही थी। महिला को जल्दी होती है क्योंकि महिला के 2 जुड़वा बच्चे हैं और उनका बेसब्री से वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास जाऊं। हालांकि घर पर पति वहां पर बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये अपनी गाड़ी से जा रही होती है तभी सामने से एक तेज रफ्तार आता हुआ ट्रक इसकी गाड़ी को टक्कर देता है। टक्कर भी इतनी ज्यादा होती है कि रोड पर ज्यादा सवारियां नहीं होती हैं। इस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। उड़ने के साथ ये महिला बिल्कुल वहां पर, दोस्तों ऐसा लग रहा था इसको देखकर कि ये जीवित नहीं रही है। वहीं पर एक और व्यक्ति होता है, शायद वो भी अपने काम से घर जा रहा था। उसने यहाँ पर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब वहाँ पर आती है तो इस महिला को आधी सी निंद्रा में सुन रहा था कि शायद ये जीवित नहीं रही है, शायद ये मर चुकी है। और जिसका पुलिस वालों को डर था वही होता है। जब इस महिला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो ये वहाँ पर मृत पाई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, उस पति को ना ही तो कांटेक्ट किया गया था। ये महिला मरने के बाद इसकी आत्मा अपने पति और बच्चों के पास जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या अपने हादसे की जो कहते हैं कि अपने हादसे के बारे में यह खबर देने के लिए ये महिला खुद अपने घर जाती है और अपने पति को जगाती है, तो क्या ये बात सत्य लगेगी आपको? अब आपको एक यहाँ पर एक पॉइंट की बात बता दूं, साइंस जो है वो नेगेटिव एनर्जी यानी आत्मा को मानता है, तो ये बात तो सत्य हो सकती है। लेकिन ये घटना काफ़ी कुछ सिखा कर जाती है, बहुत कुछ समझा कर जाती है। कैसे मरने के बाद वो जा सकती है और मैं आपसे कहूँ कि फिर वो जीवित भी हो जाती है, तो क्या अजीब नहीं लगेगा आपको? वो महिला आज भी रूस में अपना जीवन बिताती हैं और कई पत्रकारों को और कई मीडिया जो काम करते हैं या इस लाइन में जो भी हैं सभी से कहती है कि भगवान क्यों नहीं होते, भगवान होते हैं। यहाँ तक कि उसका जो रूसी पति है वो भी इस बात का खुलकर समर्थन करता है कि भगवान होते हैं और वो बहुत खुलकर भगवान को मानते हैं। ये घटना क्या है, कैसे एक भारत की महिला रूस में रहती है, क्या उसके साथ हुआ था, क्या सच में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी? दुर्घटना इतनी बड़ी हुई थी कि अखबारों में एक खबर निकलती है। इस घटना को आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और कभी कभी आप देखते हैं कि रूसी जो लोग हैं राम राम हरे कृष्णा राधे कृष्णा जपते हुए अगर आपको नजर आते हैं तो शायद इन्हीं चीज़ों का ये सब कुछ संबंध हो सकता है। चलिए इस घटना की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर रूस में एक इंडियन महिला रहती है, शुभांगी जिसका नाम होता है। अब ये महिला रूस में पहुंची कैसे? दरअसल शुभांगी के जो माँ बाप हैं वो तो भारत में ही रहते हैं। शुभांगी जो होती है उसकी जो भुआ है वो पहले से ही रूस में रहती है। शुभांगी की जो भुआ होती है तमिलनाडु का ये परिवार होता है। दोस्तों शुभांगी भले ही वहाँ थी, वहाँ पर थोड़े से सांवले लोग होते हैं, लेकिन शुभांगी बहुत खूबसूरत थी क्योंकि बचपन से ही अपनी भुआ के साथ ये रूस में पली बड़ी थी। वहीं पर रहती है, दोनों ही धर्मों को जानती है, रूस के भी और यहाँ का भी, यानी अपने धर्म को ये बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। शुभांगी जो होती है जब भी भारत आती है तो माँ बाप से एक ही सवाल होता है, क्या मरने के बाद सच में ही आत्मा होती है या भगवान सच में ही होते हैं? ये कई बार सवाल करती है। बचपन से ये कभी कभार आया करती थी, 1 साल 2 साल कभी कभी 3-3 साल भी लग जाया करते थे। जब भुआ आया करती थी, भुआ ने ज़्यादातर इस लड़की को गोद ले रखा था। शुभांगी वहाँ के वातावरण में बहुत खुश रहती है और शायद उसका यहाँ पर भी मन नहीं लगता है, लेकिन वो पूजा पाठ में निपुण थी, भगवान को बहुत मानती थी और अपनी आस्था के साथ वो बहुत ही निष्ठावान थी। बहुत ही ज़्यादा प्रभु को मानने वाली जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। पढ़ाई लिखाई के साथ दोनों तरह की भाषाओं को जानना, शायद 3 तरह की भाषा, एक हिंदी और एक तमिल की भाषा और एक यहाँ पर रूस की भाषा। वो सब तरह की भाषा में बात करती है। उसका सपना था कि वो एक अच्छी खासी नौकरी करे, अपना जीवन अच्छे से बिताए। वो रूस में ही रहना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर रूस में लोगों को आज़ादी है अपनी पूजा पाठ करने की, अपने भगवान के प्रति मान सम्मान करने की। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको रोका जाता है। बहुत अच्छे से अपनी बुआ के साथ रहती है। शुभांगी दिन पर दिन जवान होती है। जब शुभांगी जवान होती है तो एक रूसी लड़का होता है बहुत खूबसूरत, जो बचपन से ही उसके पड़ोस में रहता है।
उस लड़के की आदत आपको बताऊं, शुभांगी के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई साध्वी हो या संतों की सेवा में हो या संत हो। एक तरह से किसी के चेहरे को देखकर हमें शांति मिलती है ना, इसी तरह से शुभांगी के चेहरे को देखकर एक अलग ही शांति होती है। ये बात वो रूसी लड़का जो होता है वो प्रपोज जब करता है, यानी उससे इजहार जब करता है, तो कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर ना मुझे अनंत ब्रह्मांड की शांति मिलती है। यहाँ पर शुभांगी कहीं ना कहीं उसे लाइक करती थी, पसंद करती थी। दोनों जने एक दूसरे से मिलकर और परिवारों की सहमति से, पहले तो इंडियन वेडिंग होती है, यानी भारतीय परंपरा से शादी होती है, फिर रूसी परंपरा से इन दोनों की शादी होती है और परिवार बहुत अच्छे से चलता है। यहाँ पर जो शुभांगी होती है उसने रूस में एक अच्छी बहुत बड़ी कंपनी, जो नामी गामी कंपनी थी, उसमें अपना कहते हैं कि अपना दबदबा बना लिया था। वहाँ पर वो नौकरी करने लगती है। शुभांगी नौकरी के साथ साथ अपने पति और अपने पति के घर को संभालने में बहुत कामयाब थी। अपने सास ससुर की बहुत सेवा किया करती थी। वो भारत की तरह सास ससुर को साथ रखना चाहती थी, लेकिन पति कहते हैं कि देखो दूर से प्यार बना रहता है। पति की हाँ में हाँ सहमति रहती है, क्योंकि शुभांगी को नौकरी भी करने जाना था। दोस्तों, इसी बीच में शुभांगी की शादी को देखकर उसके माँ बाप, उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी का जीवन बहुत अच्छा है, अच्छे से रह रही है। और एक और आपको बात बताऊं, शुभांगी जो होती है बचपन से ही मांसाहार से दूर रहती है, और जो उसका दोस्त है, जो अब पति है, वो भी मांसाहार बिल्कुल नहीं करता, जबकि वो रूस में रहता है। ये दोनों ही अन्न का प्रयोग करते हैं और तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन कभी भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाते हैं। बिल्कुल ऐसा जीवन जीते हैं। शुभांगी के साथ जब भी रहता है तो सास ससुर जब भी इनके घर पर आते हैं तो वो कभी भी मांसाहार की मांग नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है शुभांगी बहुत ही ज़्यादा भगवान को मानती है। ये बहुत अच्छा परिवार था और शायद माँ बाप भी अपने बेटे की खुशी में खुश थे। एक अच्छा सा घर था, नौकरी थी। दिन के वक्त पति नौकरी करता है तो पत्नी बच्चों को देखती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, शुभांगी गर्भवती होती है। दोस्तों, 6 महीने की उसे कंपनी की तरफ से छुट्टी मिलती है। 6 महीने तक वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। करीबन 8वें महीने में छुट्टी लेती है। 4 महीने के बच्चे हो जाते हैं। शुभांगी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। बीच बीच में बुआ भी मदद करती है, क्योंकि भारत की ही रहने वाली थी तो बुआ मदद कैसे नहीं करेगी। दोस्तों, यहाँ पर इसी तरह से बच्चे बड़े हो रहे थे। शुभांगी रात के वक्त उसकी नौकरी चलती है कुछ काम से, तो यही हफ्ता था जो रात के वक्त नौकरी चलती है। हालांकि शुभांगी दिन के वक्त ज़्यादा काम करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर शुभांगी जब रात के वक्त नौकरी करने जाती है तो पति कई बार फ़ोन करता है, लेकिन आज पति को थोड़ा सा बीमारी थी, सर में दर्द था, बुखार था, फीवर था। तो शाम को जब वो दवाई लेता है तो दवाइयों से उसको नींद आ जाती है। बच्चों को सुला देता है और सुलाने के बाद वो भी गहरी नींद सो जाता है। शुभांगी 1-2 फ़ोन करती है अपने पति को। जब नहीं उठा पाता है तो उसे पता है कि मेरा पति बीमार है। 2009 की बात आपको मैं बता रही हूँ और मई महीने की ये बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। 2009 की बात होती है जब शुभांगी का पति फोन नहीं उठाता है तो वो अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करती है और उसके ही साथ एक और गाड़ी चल रही थी, बिल्कुल एकदम शांति से। रात को करीबन 12:30 बजे का वक्त होता है। शुभांगी जब हाईवे पर चल रही थी तो वो हाईवे ऐसा था कि सामने से भी वाहन आते थे और साइड यानी एक तरफा नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पर सामने से एक ट्रक आता है, शायद उसे नहीं दिखाई दिया या कुछ भी हो, हादसे तो कहीं पर भी हो सकते हैं। शुभांगी की गाड़ी में इतनी तेज टक्कर होती है आमने सामने की, शुभांगी की गाड़ी जो होती है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और जो गाड़ी उसके साथ चल रही थी उसे देखने में लग रहा था कि शुभांगी नहीं बचेगी। यानी उसने कहा कि इसमें जो भी है वो नहीं बचेगी। उसने तुरंत पुलिस पर, वहाँ की हेल्पलाइन जो होती है वहाँ पर फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। दोस्तों, वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस जब शुभांगी को देखती है तो उसके चेहरे को देखकर वो पता लगाते हैं कि ये शायद भारतीय है। यहाँ पर उसके फ़ोन को ढूंढा जाता है। फ़ोन भी गाड़ी से निकलकर काफ़ी दूर पुलिस वालों को मिलता है। यहाँ पर करीबन रात के 2 बज जाते हैं इन सबको, लेकिन शुभांगी के अंदर तब तक सांसें चल रही थी। शायद शुभांगी सुन रही थी। यहाँ पर पुलिस वाले भी देखकर कहते हैं कि ये नहीं बचेगी, इसके अंदर शायद जान नहीं है। शुभांगी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मामले को पुलिस अपने तरीके से दर्ज करती है। शुभांगी को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो शुभांगी के पत्नी की जो आखिरी कॉल थी जो अपने पति पर उसने की थी, पुलिस वाले भी फ़ोन करते हैं तो वो पति नहीं उठा पाता है। दोस्तों, शुभांगी हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर जाते ही शुभांगी को देखकर कहते हैं कि ये जीवित नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमने तो कहा था ये शायद जीवित नहीं बचेगी। पति को बार बार कॉल की जाती है, लेकिन पति एकदम से एक सपना देखता है
और सपने में उसे उसकी पत्नी नजर आती है। वो उठता है, फ़ोन को देखता है और पुलिस पर जब फ़ोन करता है तो वो भागा दौड़ा यानी भागकर हॉस्पिटल में आता है। वहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी जीवित नहीं बची है। यहाँ पर शुभांगी का जो पति है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपने माँ को वो घर छोड़कर आया था, फ़ोन किया था कि बच्चे घर पर हैं। दूसरी तरफ शुभांगी की बुआ को बताया जाता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों में दिन निकल आता है। शुभांगी की हालत इतनी ख़राब थी कि उसके शरीर का हाथ टूट चुका था और पैर में भी फ्रैक्चर था। बहुत बुरी हालत थी और वो जीवित ही नहीं थी। यहाँ पर हाथ पैर को बिल्कुल दिख रहे थे कि टूटे पड़े हुए हैं और शुभांगी बहुत बुरी हालत में होती है। पति टूट जाता है। अब यहाँ पर कागज़ों की कार्रवाई भारत में ही लेट नहीं होती है, हर जगह यही हाल हुआ पड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कागज़ों की कार्रवाई होती है। कार्रवाई जब चल रही होती है तो कार्रवाई के तहत टाइम लगता है और टाइम के दौरान शुभांगी मृत एक बेड पर पड़ी हुई है। पति उसे देखकर देख ही नहीं पा रहा है। बुआ दिलासा दे रही है और सबके मन में एक ही सवाल है, बच्चों का क्या होगा। इसके बाद बच्चों का क्या होगा। शुभांगी को उतार कर जैसे ही दूसरे उसमें पैक करने के लिए उसके शरीर को रखने की कोशिश की जाती है। शुभांगी रात के 2 बजे से मृत पड़ी हुई थी, लेकिन सुबह के 11 बजे उसे पैक किया जा रहा था उसके शरीर को। लेकिन तभी शुभांगी जो होती है एक लंबी सांस लेती है। पति अपनी आंखों से देख रहा था, दूर से खड़ा हुआ। हालांकि लोग समझ रहे थे किसी कोई नहीं देख रहा, लेकिन जो लोग रख रहे थे वो एकदम डॉक्टर की तरफ भागते हैं, कह रहे वो तो जीवित है, उसके अंदर तो सांस है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हाथ पैर जो टूटे हुए थे ना उनको छेड़ रहे थे तो उसे कोई दुख या तकलीफ नहीं हो रही थी। और डॉक्टरों ने बिल्कुल कहा था कि ये जीवित नहीं है। शुभांगी को दोबारा मशीनी सपोर्ट पर रखा जाता है क्योंकि हालत इतनी गंभीर थी। लेकिन शुभांगी को जब जहां पैक करने के लिए रखा जा रहा था वहां से जब उठाकर बेड पर रखा जाता है तो शुभांगी चीख उठती है कि मुझे दर्द हो रहा है मेरे हाथ और पैर में। ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि भाई ये तो बहुत हैरान करने वाली घटना है। अभी तो इसको कुछ भी नहीं था और अब इतनी जल्दी इसको इतना दर्द हो रहा है। लोग उसे वहाँ पर यानी डॉक्टर होते हैं वो कई तरह की दवाइयाँ देते हैं। भाई उनको एक उम्मीद दिखती है, डॉक्टर अपना पूरा बेस्ट देते हैं। यहाँ पर उसको जब ठीक किया जाता है तो मशीनी सपोर्ट से वो यानी मशीन की सहायता से वो सांस लेती है। सांस लेते हुए एक उंगली से अपने पति को इशारा करती है और पति भागा दौड़ा उसके पास आता है। डॉक्टर ने भी कहा भाई मिलने दीजिए। वो कहती है एक गुनगुनाहट सी में, ठीक से बाज नहीं गाती, कि बच्चे कैसे हैं। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम ठीक हो जाओ, सब कुछ अच्छा है। मेरी जान में जान आ गई, अगर तुम जीवित बच गई हो ना तो मेरी जान में जान आ गई, मेरे बच्चों की माँ जीवित है। उसकी आंखें भरी हुई होती हैं, आंसू आंखों में भरे हुए होते हैं। आप सोच कर देखिए उस परिस्थिति में अगर कोई हो तो कितनी खुशी होगी अगर वो ऐसे एकदम से जीवित हो उठे। दोस्तों, शुभांगी हॉस्पिटल में 1 महीने तक कुछ नहीं बोल पाती है, इतनी गहरी चोटें उसे होती हैं। लेकिन हर रोज उसकी आंखों में एक सवाल था, हर रोज। अब 1 महीने बाद डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब तुम घर जाने के लिए तैयार हो, घर जा सकती हो। कंपनी ने भी इतना अच्छा किया कि उसे जितने दिन तक वो ठीक रहेंगी तब तक उनकी तनख्वाह उनके घर दी जाएगी। शुभांगी घर जाती है, उसे लेकर जाया जाता है तो शुभांगी अपने पति के सामने एक बात रखती है। वो कहती है कि तुम उस दिन इतने गहरे सो गए थे, तुमने क्या सही किया। वो कहता है कि अभी तो तुम ठीक हुई हो, ज़्यादा मत बोलो, क्योंकि डॉक्टर बोलने के लिए मना करते हैं। वो कहती है कि नहीं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 1 महीने से अंदर बात दबा कर रख रही हूँ। थोड़ी बहुत बातें करती हैं तो उसमें नहीं बता सकती, लेकिन आज तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। वो कहता है कि बात क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि बुआ को बुलाओ। अपने सास ससुर अपनी बुआ को बुलाती है, अपने पति के सामने बैठती है। वो कहती है कि मैं तो सच में ही मरी थी और मरने के बाद मैं तो तारों के बीच में अपने आप को देखती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि जब मेरा हादसा हुआ और पुलिस वहाँ पर आती है उस वक्त तक मैं वहीं पर बैठी रहती हूँ अपने शरीर के पास ही, यानी वो शरीर से उसी टाइम निकल चुकी थी। वो कहती है जब पुलिस वाले ये कहते हैं ना कि ये तो मर गई है तो मैं सच में ही फील कर पाती हूँ, यानी महसूस कर पाती हूँ कि मैं तो सच में ही मर गई हूँ। क्योंकि पुलिस वाले मेरी गाड़ी के अंदर झांक रहे थे, मैं पुलिस वालों से कहती हूँ अरे मैं यहाँ पर हूँ, मुझे देखो, लेकिन वो मुझे नहीं देखते हैं। जब वो गाड़ी के अंदर से कुछ चीज़ निकाल रही तो मैंने देखा ये मेरा ही शरीर है, पैर टूटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, मैंने ये कुछ देखा। वो अपनी बुआ से कहती है कि बुआ
मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन ये मुझे समझ से परे था। मैंने वहाँ पर ऐसा देखा और मेरी रूह कांप जाती है। बार बार वो जब इनको फ़ोन मिलाते हैं तो मैं एक हवा के झोंके के साथ अपने घर आ जाती हूँ। मेरे मासूम बच्चे सो रहे थे और ये भी सो रहे थे। मैंने इनको झटके से जगाया, तभी पति एकदम खड़ा हो जाता है, जो रूसी पति होता है। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रही है। उस दिन मुझे इसका ही सपना आया था और तब मैंने फ़ोन को देखा तो फ़ोन पर करीबन 20 से 25 कॉलें थी। क्या सच में ही शुभांगी तुम आई थी? वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे पास आई थी। फिर मैं अपने शरीर के साथ हॉस्पिटल भी जाती हूँ। उसके बाद मैं बादलों में घूमती हूँ। तुम रो रहे हो, तुम्हें देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ। मेरे कागज़, मेरी रिपोर्ट जो होती हैं, डॉक्टरों ने कहा इसके अंदर जान नहीं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं ऊपर जाती हूँ, तारों के बीच इतनी शांति और इतना सुकून था। फिर मैं एक पल के लिए तुम लोगों को भूल जाती हूँ। बिल्कुल मुझे कोई भी याद नहीं रहता। मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहता कि मेरे कोई बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं। लेकिन फिर मैं ऐसी जगह पर पहुँचती हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लोगों की लाइन लगी हुई है। सामने कोई व्यक्ति है जो हिसाब किताब देख रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे, इसका तो अभी वक्त नहीं है, इसको क्यों लाया गया है? तो कुछ लोगों की आवाज़ आई। वहीं से कुछ थे लोग जो बड़े बड़े चेहरों वाले थे। उन्होंने कहा ये तो गलती से आ गई है, अपने आप आई है, इसे कोई लेकर नहीं आया। क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली वहाँ पर पहुँची थी। वो कहती है कि मैं वहाँ से पहुँचने के बाद मुझे, और वहाँ पर बहुत सारे साधु संत, वहाँ पर बहुत सारी मंडलियाँ थी, कीर्तन भजन हो रहा था। मैंने कई घटनाओं में जिक्र किया है कि वहाँ पर कीर्तन भजन का बहुत जिक्र किया जाता है। वहाँ पर हवन धूने का भी जिक्र किया जाता है। ये मामला हालांकि ठीक से समझ में नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर जिक्र किया इस रूसी महिला ने जो भारतीय थी। उसने कहा कि वहाँ पर ऐसा कीर्तन और भजन था। संत कहते हैं कि अरे इसकी तो 2 संतानें हैं, अभी इसका वक्त नहीं है, सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं इसको यहाँ से निकालो, अभी इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसको निकालो, ये यहाँ की नहीं है, इसे बाहर निकालो, अभी ये बाद में आएगी। जब मुझसे बाद में आने को कहा जाता है तो मैं एकदम देखती हूँ कि मैं लोगों के हाथ में हूँ और मेरे पैर में दर्द हो रहा है और लोग मुझे दूसरी जगह रख रहे हैं, यानी हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो एकदम सांस लेती है। कहती है कि ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। बुआ, ये बात क्या है? दोस्तों, यहाँ पर बुआ कहती है कि देखो शुभांगी, कुछ भी हुआ हो लेकिन तू हमारे बीच में है और बहुत अच्छा है। जबकि हालांकि आपको बताऊं, उनकी जो बुआ थी वो मांसाहार करती थी। तभी शुभांगी ने कहा कि बुआ, आप मांसाहार छोड़ दीजिए, वहाँ पर मांसाहार करने वालों के लिए भी यातनाएं हैं, आपको यहीं पर भोगना पड़ेगा। शुभांगी ने अपनी बुआ से ये शब्द कहकर कहा कि आप मेरी बुआ होंगी तो मांसाहार बिल्कुल नहीं करेंगी, वरना पहले शुभांगी का स्वभाव था कि कोई कुछ भी करे, अपने आप से मतलब है। लेकिन आज उसने पहली बार अपनी बुआ से कहा था कि बुआ, मांसाहार को छोड़ दो, ये जीवन बर्बाद कर देता है। इसके बाद शुभांगी के सवाल थे, बहुत सारे सवाल। ये क्या हुआ था? शुभांगी कई लोगों से मिलती है, रूस में कई लोगों से मिलती है, कई लोगों से बात करती है। उसके बाद वो कई किताबें पढ़ती है, लेकिन दोस्तों उसको उसके सवालों के जवाब भारत में ही आकर मिलते हैं। शुभांगी भारत आती है और भारत में आकर अपने उन सवालों के जवाब लेती है। करीबन 3 साल बाद, वो 3 साल तक वो अपने आप को इतना बेचैन और व्यस्त रखती है कि ये हुआ तो मेरे साथ क्या हुआ, सच में ये सारी चीज़ें हैं तो हम एक सही दिशा में पति पत्नी चल रहे हैं। हो गया ना पत्नी की वजह से पति का कल्याण। दोस्तों, यहाँ पर शुभांगी का जो पति वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हर बात पर भरोसा है, क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ सनातन धर्म को, और वो भी अपनी पत्नी की तरह सनातन धर्म को फॉलो करता है और अपनी रीति रिवाजों को भी मानता है। ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाती है। यहाँ पर शुभांगी की जो हादसे की खबर है वो अखबारों में भी आती है। उस समय डॉक्टर भी हैरान और ताज्जुब भरे में रह जाते हैं। शायद डॉक्टरों ने कहा कि कहीं खून जमा रह गया है जो चल गया है, इस तरह की बातें की, क्योंकि वहाँ पर पोस्टमार्टम तो हुआ नहीं था उस वक्त तक। तो दोस्तों, यहाँ पर उसे ले जा ही जा रहा था। पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी पैकिंग करते, उसके शरीर को ये सब कुछ करते, लेकिन उससे पहले शुभांगी जीवित हो जाती है। तो आपकी इस पर क्या राय है? इंडिया आकर वो बड़े बड़े गुरुओं से बात करती है और उसे उसके सवालों के जवाब मिलते हैं, और जब उसे जवाब मिलते हैं तो कई संतों ने कहा कि जो कुछ भी आपको पूछना है ना, उन सब के सवाल आपके ही अंदर हैं और वो आपके अंदर ही आपको मिलेंगे।
ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने अंदर झांकिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। शुभांगी भारत आखिर कई संतों से मिलकर संतुष्ट होकर दोबारा से अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से बिता रही हैं, लेकिन वो कई यानी जो मीडिया कर्मी है उनके सामने आज भी कहती हैं कि कौन कहता है भगवान नहीं होते। उनकी न्याय व्यवस्था है, प्रकृति है और सब कुछ हिसाब किताब से चल रहा है। कोई जो भी कुछ कर रहा है ना, कर्मों के हिसाब से हो रहा है और सूद समेत उनसे वापस लिया जाएगा। ये बात तो सत्य है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। हमारी प्यारी बहन मंजू चौधरी कैसी हो, बाके बिहारी भाई कैसे हो, सिकंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, अनिल विधुरी बहुत बहुत धन्यवाद, बबीता रानी बहुत अच्छी बहन है, योगमाया शाहू बहुत अच्छी बहन है, रीता त्रिपाठी बहुत प्यारी बहन है, सुरेंद्र कुमार कैसे हो भाई, सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद, विनायक भाई कैसे हो, राधा रवि शुक्ला, पीहू हेला मेरी प्यारी बहन है, बलवीर स्वामी बहुत अच्छे भाई हैं, नीलेश सोलंकी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप, बबीता सिंह दिल्ली से, सतपाल नारंग बहुत अच्छे भाई हैं, यहाँ पर नीलेश भाई कैसे हो, मनोज भाई कैसे हो, राजाराम भाई आप कैसे हो, सरला तिवारी बहन बहुत अच्छी बहन है, पिथुष बहुत बहुत धन्यवाद, वंश दीवानी वाला बहुत बहुत धन्यवाद, सुचेता दास बहुत अच्छी बहन है, संत लाल बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप भाई कैसे हो, लव फ्रॉम कराची पाकिस्तान से देखते हैं, मोनिका सिंह, ऋतुका देव, शरिदा चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद, सरिता चौधरी, यहाँ पर अनिल राज भाई बहुत अच्छे भाई हैं, प्रतिभा मारू मेरी बहुत प्यारी बहन है, यहाँ पर ललिता हरियाणा से हैं, ललिता यादव मेरी बहुत प्यारी माँ है, नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन, बेटी का बॉस बहुत अच्छी बहन है, जयश्री 16 बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, परम वंश बहुत बहुत धन्यवाद, बबीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद, बबली जहांगरा बहुत प्यारी बहन है, वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद, दुर्गा बहन आप कैसी हो, आशा गुप्ता बहुत अच्छी कमेंट करती हैं, नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद, सुभाष चंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, पूनम शर्मा बहुत अच्छी बहन है, नेक मोहम्मद जो मुझे पाकिस्तान से देखते हैं, सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं, यहाँ पर सुमन देवी बहुत अच्छी बहन है, प्रवेश कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद, नंदी बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद, बिमला दलाल माँ आप कैसे हो, सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है, ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है, हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा शर्मा बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, सीमा शर्मा, सीमा अरोरा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है और सीमा बहन हमें लखनऊ से भी देखती हैं, कृष्णा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णा आचार्य बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, अनिल व्यास भाई कैसे हो, डॉक्टर रंजीत कुमानिया बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी सिंह कैसी हो प्यारी बहन, रवि सोनी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर हमारे भाई हैं कमलेश बिष्ट बहन हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शरीफ वाला आप कैसी हो प्यारी बहन, परिवार के कई सदस्य रह चुके हैं जिनके नाम नहीं ले पाई हूँ, उनके लिए क्षमा करना, आगे आपके नाम लिए जाएंगे। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, और ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।